Akriti and I welcome you all once again in this very beautiful channel Heart of Study। आज हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 2 वीडियो पे हैं। हम अपने पार्ट 1 वीडियो में यूनाइटेड नेशन के इंट्रो के बारे में, उसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, जनरल असेंबली के बारे में, लीग ऑफ नेशन के बारे में और वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। अगर स्टूडेंट आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो, जा करके प्लेलिस्ट में चेक करो, वो वीडियो अवेलेबल है। आप प्लीज उस वीडियो को देखें और उसके बाद आज के वीडियो को देखें, जहां हम रिमेनिंग ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो सारे क्वेश्चन हम अपने आज इस वीडियो के अंदर लेंगे, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिले कि किस तरीके के क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स के बारे में। हमने अपने जनरल असेंबली के बारे में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो हमारे आज के वीडियो का जो सेकंड ऑर्गन है दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि लॉज को एग्जीक्यूट करवाते हैं, यही मतलब होता है एग्जीक्यूटिव का, करेक्ट। तो इस सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कहा गया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कहा गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सिक्योरिटी काउंसिल यूएन चार्टर के अंदर चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस की गई है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, चैप्टर वाइज सारे चीज दिए गए हैं, है ना। सारे जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो चैप्टर वाइज डिस्क्राइब्ड है। और उस चैप्टर के अंदर क्या है, आर्टिकल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, यूएन चार्टर होते हैं, ठीक है, जहां पर में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन मेंशन है। उस रूल्स और उस रेगुलेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब जो डिटेल है वो कहां मेंशन है, तो चैप्टर 5 के अंदर आर्टिकल 23 to 32 डील्स विद सिक्योरिटी काउंसिल। इतनी चीजें क्लियर है? तो हम एक बार शॉर्ट सा रिकैप लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और इसके बारे में मेंशन कहाँ है, तो चैप्टर 5 के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 23 से 32 तक। सिंपल, वेरी सिंपल। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर मेंबर कितने होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबर कितने होते हैं, तो 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने मेंबर? 15 मेंबर, जहां 5 मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब ये 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर में कौन कौन आते हैं, तो 5 जो परमानेंट मेंबर है, मेंबर दैट मीन्स कंट्री, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर में कौन कौन से कंट्री है, तो चाइना है, यूके है, यूएसए है, फ्रांस है और रशिया है। याद कर लीजिए इस चीज को कि 5 परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से कंट्री है, चाइना है, यूके है, यूएसए है, फ्रांस है और रशिया है। क्लियर, वेरी सिंपल। अब जो इनका नॉन परमानेंट बॉडी है, नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है, वो कितने कंट्री है, 10 कंट्री। किस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश किया गया है, तो 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, 2 कहां से होंगे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से होंगे। 5 फ्रॉम अफ्रो एशियन कंट्री, 2 फ्रॉम वेस्ट यूरोपियन, 1 फ्रॉम ईस्ट यूरोपियन कंट्री। ठीक है, तो ये सबको मिलाकर के कितने नॉन परमानेंट मेंबर बन रहे, 10 बन रहे। 5, 2 7, 2 9 और 1 10। ठीक है, क्लियर है? अब आपके मन में एक कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप वीडियो को फर्स्ट पार्ट से देखते हुए आ रहे होंगे, तो कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो ओरिजिनली फॉर्म हुआ था तो उस समय कितने मेंबर कंट्री थे, 51। रिमेंबर, ये मैंने आपसे कहा था कि 51 मेंबर थे जब उनका फॉर्मेशन हुआ था।
लेकिन प्रेजेंटली अभी के समय पे कितने मेंबर कंट्री है? तो 193 मेंबर कंट्री है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। तो अब कंफ्यूजन का जो चीज है वो यहां से क्रिएट होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर, सिर्फ 15 कंट्री, जहां पर में ऑलरेडी बता दिया गया कि 5 कंट्री क्या है, परमानेंट है, और 10 कंट्री क्या है, नॉन परमानेंट है। तो आखिर इस 193 में से अगर 5 ऑलरेडी अपना सीट ऑक्यूपाई करके बैठ गए परमानेंटली, तो सिर्फ 10 कंट्री ही नॉन परमानेंट मेंबर है। तो आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, यहां पर में जो कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं वो रोटेशन में बनते हैं, ठीक है। मतलब इस 193 में से हर एक एक कंट्री को चांस दिया जाता है ऑन सम क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि 193 कंट्री को एक एक करके सबको चांस दिया जाए कि भाई आप भी आओ और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन के जाओ, ठीक है, वेदर इट इज नॉन परमानेंट मेंबर। ऐसा नहीं होता। कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि अगर जो 193 मेंबर है, ठीक है, और अगर जिस भी कंट्री को मतलब इस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनना हो, तो अगर उस कंट्री का इलेक्शन होता है, मतलब क्या होता है ना कि अगर कंट्री का हम लोग सिलेक्शन, हम लोग नहीं, आई मीन जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनते हैं उनमें जनरल असेंबली क्या करती है, इलेक्शन करवाती है, ठीक है, इलेक्ट करती है कंट्रीज को। तो यहां देखो, दे आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली बाय 2/3 मेजोरिटी फॉर 2 ईयर। तो जनरल असेंबली क्या करती है, उस मेंबर कंट्री को इलेक्ट करती है। उनके पास कितना मेजोरिटी होना चाहिए, तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कितने साल के लिए ये रहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर? 2 साल के लिए रहते हैं। अगर 2 साल के लिए रहते हैं, इसमें इंडिया भी 2010 से 2012 तक नॉन परमानेंट मेंबर था, ठीक है। ये आप लोगों को पता है या नहीं, बट इंडिया भी इस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है फ्रॉम 2010 टू 2012, ठीक है। तो यहां पर में जो इलेक्शन होती है ना कि कौन से कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर बनानी है, तो यहां पर में कुछ क्राइटेरियाज होता है, लाइक उस कंट्री का पीस एंड सिक्योरिटी में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके डेमोग्राफीज कैसे हैं, ठीक है। इन सारे पैरामीटर्स को देख करके डिसाइड होता है कि हाँ ये कंट्री जो है इस सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लायक है या नहीं है, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स यूएन अपने सेट करके रखे हुए और उस बेसिस पे यहाँ इनका इलेक्शन होता है। और इलेक्शन में भी उनको जनरल असेंबली से कितने मेजोरिटी चाहिए होते, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होते, और कितने साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं, तो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, ये तो था नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में। अब जो हमारे परमानेंट मेंबर है वो कितने हैं? 5 है। 5 कौन कौन सा? चाइना, यूके, यूएसए, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है। अब ऐसा इनके पास क्या स्पेशलिटी है जो नॉन परमानेंट मेंबर से इनको परमानेंट मेंबर बना रही है? तो इनके पास एक बहुत ही स्पेशल सा पावर है। वो पावर क्या हो सकता है? नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर बोले तो वीटो पावर। इनके पास क्या है? एक वीटो का पावर है, और इस वीटो के पावर से अगर काउंसिल के अंदर किसी भी तरीके का रिजोल्यूशन पास होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर रिजोल्यूशन पास होता है, किसी भी तरीके का, अगर रिजोल्यूशन नहीं समझ में आया तो आप समझ लो अगर किसी भी तरीके का लॉ पास होता है, ठीक है, काउंसिल के अंदर अगर किसी भी तरीके का लॉ पास होता है और इन 5 परमानेंट मेंबर में से किसी भी एक मेंबर, अगर कोई भी एक मेंबर उसमें नेगेटिव वोट करता, मतलब अगर वो उस रेजोल्यूशन से नाखुश है, उसको वो रेजोल्यूशन पसंद नहीं आया, तो वो क्या कर सकता है? वो जो मेंबर कंट्री होगा वो नेगेटिव वोटिंग करेगा, ठीक है। और जब नेगेटिव वोटिंग करेगा ना, तो यहां कुछ खास नहीं बल्कि बहुत खास चीज हो जाएगा। देखो, काउंसिल बिकम पावरलेस। सबसे पहले जिस भी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हो रहा है, अगर काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पास की जा रही है, एक बार पूरे स्टेटमेंट को हम रीड करते, ठीक है। दे हैव नेगेटिव वोट कॉल्ड वीटो। कौन? परमानेंट मेंबर, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है? एक नेगेटिव वोट का पावर है, जिसे हम क्या कहते हैं? वीटो कहते हैं। When they use veto power, council become powerless or ineffective. That means अगर ये मेंबर, ठीक है, परमानेंट मेंबर में से कोई भी एक
जो मेंबर है अगर अपना नेगेटिव वोटिंग करते, दैट मीन्स अगर वीटो पावर का यूज करते, तो जो काउंसिल है वो क्या हो जाएगी, पावरलेस हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, उनके पास किसी भी तरीके का कोई पावर नहीं होगा। दिस मीन्स इफ एनी ऑफ द परमानेंट मेंबर vote against resolution, even if other member agree to it, the resolution cannot be adopted. Very simple statement guys, कि अगर इस यहां जो कहा जा रहा है ना कि वो काउंसिल क्या हो जाएगी, पावरलेस हो जाएगी, तो यहां पर मैं क्या कि अगर इन पांचों मेंबर में से अगर कोई भी एक मेंबर नेगेटिव वोट करता है किसी भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में, तो क्या होगा, क्या होगा, मान लो चाइना यहां पर में एक नेगेटिव वोटिंग करता है, दैट मीन्स चाइना वीटो पावर यूज करता है अपना, और ये यूके, यूएसए, फ्रांस और रशिया अपने उस रेजोल्यूशन से खुश है। ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि चाइना अपने वीटो पावर का यूज किया है, तो वो रेजोल्यूशन जो है वही खत्म हो जाएगा, वो रेजोल्यूशन काउंसिल में फिर अडॉप्ट ही नहीं होंगे। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहां एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा गया है, this means if any of the permanent member votes against resolution, if other member agree to it, the resolution cannot be adopted. ठीक है, अगर हम 5 लोग हैं, 5 में से एक भी अगर खुश नहीं है, तो वो जो रेजोल्यूशन होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, इसलिए एक्सक्यूज मी, इसी के वजह से क्या कहा गया, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ये थोड़ा पावर रेटेड है। ठीक है, क्यों पावर रेटेड है, क्योंकि इनके पास क्या है, एक नेगेटिव वोट का राइट है, जिसे कि हम क्या कहें, जिसे कि हमें पता है क्या कहते हैं, वीटो कहते हैं। क्लियर है इतनी चीजें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस सिक्योरिटी काउंसिल के पास किस तरीके के पावर है और इनके क्या फंक्शंस है। ठीक है, मोस्ट पॉइंट है दैट इज टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट अग्रेसर। अगर किसी भी तरीके से कोई भी मेंबर कंट्री के ऊपर अग्रेशन किसी और कंट्री के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़े का माहौल है, और जो मेंबर कंट्री है इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसे किसी भी तरीके से थ्रेट है, तो यहां पर में सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन ले सकती है। ठीक है, सो टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट अग्रेसर। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है मिलिट्री एक्शन ले सकती है उस अग्रेसर के अगेंस्ट में। सेकेंड पॉइंट, टू रिकमेंड एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर। अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी भी कंट्री का एडमिशन हो रहा हो, तो इसके लिए भी रिकमेंडेशन कौन दे सकती है, सिक्योरिटी काउंसिल दे सकती है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल and to elect the judges of ICJ, that means International Court of Justice। यहां पर में किसके किसके अपॉइंटमेंट में बात की जा रही है, सेक्रेटरी जनरल के अपॉइंटमेंट में रिकमेंडेशन दे सकती है सिक्योरिटी काउंसिल, और जो जजेस होंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनको भी इलेक्ट कहां किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किए जा रहे हैं। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, to maintain international peace and security according to the principle of United Nation। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने की भी जिम्मेदारी किसकी है, इस सिक्योरिटी काउंसिल की है। आई होप आपको सिक्योरिटी काउंसिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इनका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में हेग में सिचुएटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9 ईयर बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं। कितने साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं, 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। इनको इलेक्ट कौन करता है, तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, कितने जजेस, 15 जजेस, कितने साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए। किस मतलब इनका इलेक्शन करता कौन है, तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर।
अब 5 जजेस रिटायर आफ्टर एवरी 3 ईयर, मतलब हर 3 साल के बाद 5 जजेस क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ जजेस है वो कितने हैं, 15 है। कितने साल के लिए है, 9 साल के लिए। इलेक्ट कौन कर रहा है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। और उसमें भी हर 3 साल के बाद जो 5 जजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। क्लियर, वेरी सिंपल पॉइंट्स। चलिए, नो 2 जजेस कैन बी फ्रॉम सेम कंट्री। एक कंट्री से 2 जजेस इस इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के जज नहीं हो सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी एक कंट्री से 2 जजेस इसके जज नहीं होंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर 3-year टर्म। इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो 3 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं। ठीक है, हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स कंसर्निंग बॉर्डर एंड टेरिटोरियल इशू एंड इट गिव लीगल ओपिनियन ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। मतलब अगर बॉर्डर से रिलेटेड या टेरिटोरियल इश्यूज होते हैं किसी भी कंट्री के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी, इस इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस की। और क्या कहा जा रहा है, अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा तो उस पे लीगल ओपिनियन भी, ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है ये अपना लीगल ओपिनियन भी वहां रख सकती है। रखती है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं इस इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में हमने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट, ये क्या है, एक जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। कहां सिचुएटेड है, नीदरलैंड में। ठीक है, कितने जजेस होते हैं इसके अंदर, 15 जजेस होते हैं। कितने साल के लिए, 9 साल के लिए। उनको इलेक्ट कौन करता है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। हर 3 साल के बाद 5 जजेस रिटायर होते हैं और 2 जजेस जो होते हैं कभी भी एक कंट्री के नहीं हो सकते हैं। आफ्टर दैट जो प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो 3 साल के लिए होते हैं। और ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है ये लीगल ओपिनियन देता है किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट पर, या फिर जो बॉर्डर या टेरिटोरियल इश्यूज होते हैं उनके डिस्प्यूट्स को भी ये क्या करता है, रिजॉल्व करता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया है जनरल असेंबली के बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के बारे में, और अब हमारा जो 4th ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, अब आप सोचो कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा 1945 में कि इस काउंसिल की जरूरत पड़ी। ठीक है, 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, ये हम सभी को पता है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, ये भी हमें पता है। लेकिन आखिर जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ तो आप बताओ ये ट्रस्टीशिप काउंसिल की क्या जरूरत पड़ी होगी। आई नो आप लोगों को नहीं पता, चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं पहले एक बार आपको रीड करके सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूं। और स्टूडेंट एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट फॉर्मेट में सारे चीजों को पढ़ रहे हो, ठीक है, चैप्टर को आपके टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स दी गई है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो दैट इज कॉल्ड माइंड मैप फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर आप चाहो टॉपिक वाइज, ठीक है, आपके जितने भी ऑर्गन्स है या जो भी चैप्टर है, आप उस चैप्टर को रीड करके कोशिश करो कि उस चैप्टर को प्रिसाइज फॉर्म में अपने से माइंड मैप बना करके लिखो, ताकि उससे क्या होगा ना कि आपके जो पूरे चैप्टर के कंसेप्ट है वो आप कितना समझे हो नहीं समझे हो वो माइंड मैप के फॉर्मेट में आ जाएगी। लेकिन अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या करते हो, लाइन टू लाइन रीड करते हो, उसको रटोफाई करते हो, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आप कोशिश करो चैप्टर को रीड करो 1 or 2 टाइम एंड देन कम टू दिस कंक्लूजन। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मेट में आपको पूरे चैप्टर को कंक्लूड करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए, हमारा जो 4th ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, और यहाँ ट्रस्टीशिप काउंसिल में क्या हुआ था ना, इट वॉज स्टेब्लिश टू प्रोवाइड
international supervision for 11 trust territories and to promote their advancement towards self government. ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट आई नो, बट आप समझ जाओगे. देखो, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तुरंत खत्म हुआ था, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था. और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, इस जितने भी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उसके भी फॉर्मेशन हुए, करेक्ट. तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे टेरिटरीज रहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे बहुत सारे डिवास्टेशन होते हैं कंट्रीज में, स्टेट्स में, टेरिटरीज में, एवरीवेयर वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डिवास्टेशन, करेक्ट. और मैं उसको और डिटेल में लेकर के जाऊंगी जब मैं हिस्ट्री के वीडियोस लेकर के आऊंगी. बट अभी के लिए इतना समझ लो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब कंट्री काफी बुरी तरीके से डिवास्टेट हुई थी, तो वहां पर में कुछ ऐसे भी टेरिटरीज रह गए थे जिसके पास कोई भी सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्निंग पावर नहीं थी. ठीक है, सेल्फ गवर्निंग पावर किसी कंट्री के पास कब नहीं होती है? सोचो, आप लोग खुद से सोचो, खुद से ट्राई करो कि आखिर क्या रीजन रहा होगा कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, और इंडिया मान लो बहुत छोटू सा है, और इसको हम किसी और कंट्री के साथ जाकर के कोलाइड कर देते हैं. ठीक है, हमारे पास मान लो इकोनॉमिक बहुत कम है या नहीं है कि बराबर है, और हमारे ऊपर कोई भी सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं, मतलब किसी भी तरीके का कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है. तो आप बताओ, ऐसे सिनेरियो में जो कंट्री के, जो टेरिटरी के, जो स्टेट के लोग होंगे, वो कैसे रहेंगे? उनको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा? उनके लिए क्या प्रोविजंस हो सकते हैं? कुछ भी नहीं. ऑब्वियस सा बात है, कुछ भी नहीं होंगे. ना उनके पास रहने को प्रॉपर तरीके से चीज रहा होगा, ना खाने के लिए होगा, ना पैसे होंगे, ना जॉब होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. और जब यही बेसिक अम्यूनिटीज नहीं होंगी उनके पास, तो इट्स ऑब्वियस कि वहां पर में लोग प्रॉब्लम में होंगे, है ना. बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन रहा होगा वैसे टेरिटरीज का, वैसे स्टेट का या वैसे कंट्रीज का. तो वैसे ही 11 टेरिटरीज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रह जाते जिनके पास कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होता. ठीक है, कितने टेरिटरीज? 11 टेरिटरीज. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे 11 टेरिटरीज बचते जिसके पास कोई भी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होता. तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्या होता है? स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, ताकि ये ट्रस्टीशिप काउंसिल उनको सुपरवाइज कर सके, ताकि वो 11 टेरिटरीज, ऑब्वियस सा बात है, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म करे या फिर इंडिपेंडेंट रहे. नहीं इंडिपेंडेंट रह सकते, किसी और कंट्री के साथ जाकर के कोलाइड करे. ठीक है, तो इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का बेसिक जो एम था, दैट वाज टू प्रमोट देयर एडवांसमेंट, टू प्रमोट 11 टेरिटरीज एडवांसमेंट टुवर्ड सेल्फ गवर्नमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कभी भी एग्जाम में कहीं भी पूछा जाए, तो एक ही चीज याद रखना कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था जिसमें कि 11 टेरिटरीज रह गए थे जिनके पास कोई भी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था. तो उन 11 टेरिटरीज को सेल्फ गवर्नेंस की तरफ प्रमोट करने के लिए उनको ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या कर रही थी? सुपरवाइज कर रही थी. क्लियर है इतनी चीजें? तो यहां पर में क्या हमने स्टेटमेंट देखा? इट वाज स्टेब्लिश टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज and to promote their advancement toward self-government. Clear है? That means this trusteeship council was established to provide international supervision. Obvious सा बात है, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. अगर ये पीस भी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है, तो इंटरनेशनली कर रही है ना भाई. तो ये जब सुपरवाइज करेगी किसी भी टेरिटरी को, तो वो ऑब्वियस सा बात है इंटरनेशनली सुपरवाइज करेगी. एम आई करेक्ट? So this is providing international supervision for 11 trust territories and to promote their advancement towards self-government. Clear है? Very clear कि ये 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है कि भाई we are promoting, we are supervising you all to achieve self-government. Is it clear?
क्लियर है अभी? चलिए, एक टर्म देखने को मिल रहा है दैट इज ट्रस्ट टेरिटरी। ठीक है, ये ट्रस्ट टेरिटरी अगर आपको टर्म देखने को मिले या फिर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ट्रस्ट टेरिटरी डिफाइन, तो आप बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? नॉन सेल्फ गवर्निंग, जिसके पास कोई भी सेल्फ गवर्निंग पावर नहीं है उसके टेरिटरी में, दैट इज ओनली कॉल्ड ट्रस्ट टेरिटरी। ट्रस्ट टेरिटरी दैट मीन्स उस नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी को कहां प्लेस किया गया? तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में प्लेस किया गया है। ठीक है, सो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी दैट वाज प्लेस्ड अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। किसी भी नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी को कहां प्लेस किया गया? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर, ताकि वो उसे क्या कर सके? सुपरवाइज कर सके। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सिंस द काउंसिल वाज क्रिएटेड मेनी टेरिटरीज हैव बिकम इंडिपेंडेंट एंड आर सेल्फ गवर्निंग। सो व्हाट वी हैव सीन, जैसे ही ये काउंसिल का स्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे ही ये काउंसिल बनती है, क्रिएट होती है, तो ये जो टेरिटरीज है, 11 ट्रस्ट टेरिटरीज विच वी आर स्पीकिंग अबाउट, है ना, तो ये 11 जो टेरिटरीज है ये क्या बन जाती है? इंडिपेंडेंट बन जाती है। इंडिपेंडेंट बन जाती है तो दैट मीन्स इनके पास क्या होता है? सेल्फ गवर्निंग पावर आती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट टेरिटरी टू बिकम इंडिपेंडेंट वाज पलाऊ इन 1994। और हमने क्या देखा कि 1994 में ये जो पलाऊ रहता है, ये जो कंट्री है, I mean, ये जो टेरिटरी है पलाऊ, ये क्या हो जाती है? इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, 1994 में ये पलाऊ क्या हो जाती है? इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ऑब्वियस सा बात है, जैसे ही ये लास्ट कंट्री इंडिपेंडेंट होगी तो क्या ये काउंसिल रहेगी? डू यू थिंक कि ये काउंसिल को अब रहना चाहिए? क्योंकि ये काउंसिल बनाया ही गया था कि भाई यू सुपरवाइज ऑल द 11 टेरिटरीज टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। तो जब ये 11 के 11 टेरिटरीज सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म कर ले रहा है, तो वाई डू वी नीड दिस काउंसिल एनीमोर, है ना। तो इसके बेसिस पे क्या होता है? Hence, the Trusteeship Council suspended operation in 1994 and decided to meet as and when occasion arises. That means जैसे ही ये Trusteeship Council पूरी तरीके से 11 टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट होते हुए देख लेती है कि उनके पास सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, वो किसी और कंट्री के साथ जा करके कोलाइड हो रहे, वैसे ही इनका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? सस्पेंड होता है। कब सस्पेंड होता है? सो 1994 में। क्यों सस्पेंड होता है 1994 में? क्योंकि जो पलाऊ टेरिटरी रहता है वो 1994 में, दिस वाज द लास्ट टेरिटरी टू बिकम इंडिपेंडेंट इन 1994. सो दैट्स व्हाई दिस काउंसिल was also suspended its operation in 1994 and decided to meet as and when occasion arises. तो ये कब डिसाइड करता है मिलने का? ओकेजनली हम मिलेंगे, बट हमारा जो कार्यभार है, हम जिस एम्बिशन से इस काउंसिल को बनाए थे, दैट वर्क वाज कंप्लीटेड। सो आई होप आपको ये ट्रस्टीशिप काउंसिल काफी अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काउंसिल की तरफ, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और हाँ, आपको ये पिक्चर भी दिख रही है बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, ट्रस्टीशिप काउंसिल की, प्लीज हैव अ लुक। चलिए अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काउंसिल की तरफ, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो हमारा जो थर्ड काउंसिल है दैट इज इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, इकोनॉमिक फॉर ईसीओ एंड सोशल दैट इज एसओसी। ठीक है, तो ये काउंसिल काम क्या करती है, किस डायमेंशन पे काम करती है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, एज द नेम सजेस्ट, ये कितने एस्पेक्ट पे काम करती है? तो 3 डायमेंशन पे काम करती है। पहला इकोनॉमिक, ठीक है, दूसरा क्या है? सोशल, और तीसरा क्या है? तो एनवायरमेंटल। ठीक है, तो दिस council, economic and social council, works on 3 dimensions. The first is economic,
सेकेंड इज सोशल एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल। क्लियर है? अब इस काउंसिल के अंदर कितने मेंबर? 54 मेंबर होते हैं। देखो इस काउंसिल के अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर कितने मेंबर? तो 54 मेंबर। इनको इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? तो 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। वेरी सिंपल, एक बार रिकैप कर ले। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क्स ऑन 3 डायमेंशन। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल कितने डायमेंशन पे काम करते हैं? 3 डायमेंशन पे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकेंड इज सोशल एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल। ठीक है, ये 3 डायमेंशन हो गया। अब इनके जो मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? 54 मेंबर होते हैं। कौन इलेक्ट करता है उन 54 मेंबर्स को? सो जनरल असेंबली। ओके, शॉर्ट फॉर्म ऑफ जनरल असेंबली इज जीए। अब इनको इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। कितने साल के लिए करती है? 3 साल के लिए करती है। क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं ये जो 54 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के थ्रू, इनको किस बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है? तो इनको जो सीट्स मिलती है, सीट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दैट मीन्स वो 54 मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, उनको ज्योग्राफिकल बेसिस पर सीट एलोकेट की जाती है। लाइक हमारा जो फर्स्ट है दैट इज अफ्रीकन स्टेट, उनको कितना सीट दिए गए हैं? 14 सीट। ठीक है, एशियन पैसिफिक स्टेट 11 सीट, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट 6 सीट्स, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट 13 सीट, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट 13 सीट। तो अगर हम इन सबको टोटल करें तो हमारे पास जो सीट्स मिलती है दैट इज 54 सीट। आई थिंक गाइज दिस वन इज द सिंपलेस्ट काउंसिल दैट वी हैव गॉन थ्रू। ये हमारा अभी तक का सबसे सिंपल काउंसिल है, क्योंकि सेकेंड में हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या है। इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल 3 डायमेंशन पे काम करती है। कितने मेंबर होते हैं? 54 मेंबर होते हैं। कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। कितने साल के लिए करती है? 3 साल के लिए करती है। इनका जो सीट एलोकेशन होता है ज्योग्राफिकल बेसिस पर होता है, और किस कंट्री से, किस रीजन से, किस स्टेट से कितने सीट्स है वो आपके सामने है। 5 पॉइंट्स है, आप इन्हें गो थ्रू करो और लर्न करो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट काउंसिल की तरफ, दैट इज सेक्रेटेरिएट। So students, our last organ of United Nation organization is Secretariat. Secretariat, इनका जो ऑफिस है वो कहाँ सिचुएटेड है? सो न्यूयॉर्क सिटी में सिचुएटेड है ये। ठीक है, इनका हेड कौन है? सेक्रेटेरिएट का हेड कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं ना, वो सेक्रेटेरिएट के क्या होते हैं? हेड होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इस सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करते हैं, जो कि सेक्रेटेरिएट के क्या होते हैं? हेड होते हैं। किनके रिकमेंडेशन पर होता है? तो सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर सेक्रेटेरिएट का अपॉइंटमेंट होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैरीज आउट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। दैट मीन्स इनका जो काम होता है वो क्या काम कर, ये जो सेक्रेटेरिएट है वो क्या काम करते हैं? बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनको देख रेख कौन करता है? तो ये सेक्रेटेरिएट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टाफ वर्किंग इन वेरियस स्टेशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के कोने कोने पर इनके जितने भी इंटरनेशनल स्टाफ है वो अपॉइंट किए गए हैं, और सेक्रेटेरिएट के जो अंदर मेंबर्स होते हैं ना, यहाँ देखो कितने स्टाफ होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ जो है इनमें वर्किंग है सेक्रेटेरिएट के अंडर में, और वो वर्ल्ड के कोने कोने में अपॉइंट किए गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बोर्ड के कॉर्नर पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल? ऑप्शन है 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर एंड 5 ईयर। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूं, व्हाट इज द टर्म ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल? यूएन सेक्रेटरी जनरल के
टर्म के बारे में आपको बताना है कि उनका टेन्योर कितने साल का होता है, 3 साल का, 4 साल का, 6 साल का या 5 साल का। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट आईसीजे। हमने डिस्कस किया था ना स्टूडेंट्स कि आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस कहां सिचुएटेड है, हेग में, नीदरलैंड में। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑर्गन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी सेक्रेटेरिएट, या फोर्थ जो डी ऑप्शन है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ऑब्वियसली सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूएनओ हैव इट्स फॉर्मेशन इन 1945। हाउ मेनी member countries did the UNO have its formation in 1945। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के समय 1945 में कितने कंट्री उसके मेंबर थे, ये भी हमने डिस्कस किया था अपने फर्स्ट वीडियो में। तो आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 51 मेंबर थे जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिनल मेंबर जो थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 1945 में। सो दैट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन सिंस 1994। अभी हमने ये डिस्कस किया कि 1994 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा ऑर्गन था जो अपने ऑपरेशन को सस्पेंड किया था। याद करो और बताओ। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेकंड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, थर्ड इज सेक्रेटेरिएट एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फटाफट से स्टूडेंट बताओ कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1994 में किसने अपना ऑपरेशन सस्पेंड किया था, कौन सा ऐसा काउंसिल था। एग्जैक्टली ट्रस्टीशिप काउंसिल। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। चलिए, 6th क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज यूएनओ अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज कौन से ईयर में मिला, तो ये मैं आपसे डिस्कस नहीं की हूं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज 2001 में। 2001 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज द यूनाइटेड नेशन हैव। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। 5, 6, 7 और 4। Which one is the correct answer, students? Second option, that is 6. 6 official language United Nation Organization have. So option number B is the correct answer. ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the term of President of United Nation General Assembly? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होता है उनके टेन्योर के बारे में आपको बताना है। ये भी मैं आपसे डिस्कस की हूं, कितने साल का उनका टेन्योर होता है। ऑप्शन इज 4, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5 ईयर। फटाफट से बताओ कितने साल का उनका टेन्योर होता है। उनका जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन सी। प्लीज मार्क इट। हमारा जो 10th क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली इज।
अभी टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, कितने मेंबर कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आई मीन जनरल असेंबली के अंदर। जनरल असेंबली के अंदर कितने मेंबर्स है एट प्रेजेंट? 193। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्लीज मार्क इट। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 इज द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व द ऑफिस फॉर। जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने ऑफिस में कितने साल के लिए रहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज 6 मंथ, ऑप्शन बी इज 1 ईयर, ऑप्शन थर्ड इज 1.5 ईयर एंड ऑप्शन डी इज 2 ईयर। कितने साल के लिए रहते हैं स्टूडेंट्स? सोचो सोचो, बताओ फटाफट से। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में कितने साल के लिए रहते हैं? इट्स ऑब्वियस 1 ईयर के लिए रहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज 3। फर्स्ट ऑप्शन इज 3, सेकेंड ऑप्शन इज 4, थर्ड ऑप्शन इज 5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6। कितना परमानेंट मेंबर होते हैं यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर? ये हमने डिस्कस किया था कि टोटल मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने होते हैं? 15 होते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है? परमानेंट मेंबर बताओ, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? ऑप्शन देखो और मार्क करो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 5 परमानेंट मेंबर, करेक्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इनमें से कौन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं होते? अगर आपको पता होगा 5 परमानेंट मेंबर हैं तो वो 5 परमानेंट मेंबर के आपको नाम भी पते होंगे, ठीक, पता होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन इज चाइना, थर्ड ऑप्शन इज जर्मनी एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूके। इसमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का? फटाफट से बताओ, ये हमने डिस्कस किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जर्मनी, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन जर्मनी इज द करेक्ट आंसर, ओके। हमारा जो 14th क्वेश्चन है दैट इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन 1 24 सितंबर, ऑप्शन 2 28 सितंबर, ऑप्शन सी दैट इज 24 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी इज 28 अक्टूबर। कौन से डे को हर साल यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किए जाते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज 8, 10, 12 एंड 14। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं स्टूडेंट्स? आप सभी को पता है, फटाफट से बताओ। परमानेंट मेंबर 5, तो नॉन परमानेंट मेंबर कितने? 10। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी, दैट इज 10। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल आवर क्वेश्चन फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन करके अच्छे लगे होंगे और आप यहाँ इस वीडियो से काफी कुछ सीखे भी होंगे और आपको एक पर्सपेक्टिव मिली होगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे यूनाइटेड नेशन पर बेस्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके साथ जरूर शेयर करोगे और अपने खूब सारे प्यार भी इस चैनल को दोगे। So if you are liking my initiative, then please do like, share and subscribe with your loved ones and friends, and thank you so much for watching, guys.